मुझे कैसे ना पता चला कि तू मैनू प्यार करदा है। मुझे कैसे पता ना चला कि तू मैनू प्यार करदा है। क्या बात है आनंद, तू इतना सेंटी वाला सॉन्ग सुन रहा है। भाई हम लोग तारा के संगीत में आए हैं। आनंद के कंधे को अपने दोनों हाथों से हिलाते हुए अदम्य ने कहा। तारा, अनंत और अदम्य तीनों ही बचपन के दोस्त थे। एक ही मोहल्ले में तीनों के घर आसपास ही थे। तीनों का बचपन का साथ, कॉलेज की दोस्ती और फिर आखिरकार नौकरी की ज़रूरत ने तीनों को तीन अलग अलग दिशा में बांट दिया। आज तारा का संगीत है। पूरे गली मोहल्ले में रौनक लगी है। तारा अपने माता पिता की इकलौती संतान है, मगर जो रौनक एक दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए, वो रौनक तारा अपने चेहरे पर चाह कर भी नहीं ला पा रही थी। वजह शायद कम लोग जानते हैं। उनमें से एक अनंत है, जो एक उसकी भाभी आभा। रात को संगीत से लौटने के बाद आभा आनंद के कमरे में आती हैं। आपको वहाँ ऐसे नहीं गाना चाहिए था भैया। क्यों, क्या हुआ भाभी? किसी ने कुछ कहा क्या? अपने बिस्तर से उठकर खड़े होते हुए अनंत ने कहा। जब तारा ने आपसे कहा था कि वो आपको पसंद करती है, प्यार करती है, तो आपने उसे आकर्षण का नाम दे दिया। यहाँ तक कि ये भी कहा, गली मोहल्ले के लोग क्या सोचेंगे। तब अब क्या हुआ भैया? आपके ऐसे वहाँ गाना गाने से अब वो लोग कुछ नहीं सोचेंगे। और तो और अगले महीने तो आपकी भी शादी है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढकते हुए अनंत ने कहा। भाभी, मैं जी नहीं पा रहा हूँ। सांसें रुकती सी लग रही हैं। आज ऐसा लग रहा है सीने पर अजीब सा भार आ गया है। मैंने माँ को शादी के लिए हाँ कह दिया था। मुझे नहीं पता था तारा मुझसे प्यार करती है। अदम्य कहता है, मगर मैं तो दोस्ती ही समझ रहा था अपने और तारा के रिश्ते को। मगर आज आज सच में अब वो मुझसे दूर जा रही है। मैंने उसके प्यार को आकर्षण का नाम दे दिया। अब कुछ नहीं हो सकता भाभी, वो मुझसे दूर जा रही है। आप अब तारा के बारे में सोच रहे हैं भैया। उस दिन तारा जब छत पर आपसे अपने प्यार का इजहार कर रही थी, तो आपने ही कहा था ना कि मम्मी जी ने आपकी शादी अपने दोस्त की बेटी से तय की है। आप उसी से शादी करेंगे, वो भी किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले। अब जब उसकी शादी हो रही है तो उसे नई ज़िंदगी जीने दीजिए और अब भूल जाइए। अगले महीने आपकी भी शादी है। मैं शादी नहीं करूँगा भाभी। आपका दिमाग ख़राब हो गया है भैया। गुस्से में अनंत के पास आकर उसे जलती निगाहों से देखते हुए आभा ने कहा। मैं सोने जा रही हूँ। बेहतर ये है आप भी सो जाइए भैया। कल आपके दोस्त की शादी है। अपने शब्दों को चबा चबा कर कहते हुए आभा ने कहा और गुस्से से कमरे से निकल गई। अनंत अपने बिस्तर पर औंधे लेटा गया। शादी पुरानी यादें तारा के साथ बिताए उसकी आंखों के सामने आने लगी। वो सोचने लगा कैसे वो उसके प्यार को समझ नहीं पाया। सब कहते रहे मगर वो नहीं समझ पाया। और जब एहसास हुआ, सोचा मम्मी गुस्सा होंगी। आखिर गली मोहल्ले में हुए इश्क को आसानी से मंजूरी कहाँ मिलती है, मगर वो अपनी मम्मी को मना लेगा। ये सोचकर वो तारा से अपने इश्क का इजहार करने ये सोच उसके घर गया था। ये सब याद करते हुए एक बार फिर उसकी सिसकी की आवाज़ तकिए से बाहर निकल ही गई, जिसे वो दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अनंत खुशी खुशी उसके घर अपने इश्क का इजहार करने जा रहा था कि बाहर बहुत सी गाड़ियाँ देखी। एक पल को दिमाग ठनक तो ज़रूर गया, मगर घर में घुसते ही उसका तो शरीर ही बेजान हो गया। तारा को लड़के वाले देखने आए थे। अरे अनंत बेटा, आओ ना, देख तुम्हारे दोस्त की शादी तय हो गई। मुँह तो मीठा कर। बड़ी खुशी के साथ ये बात तारा की माँ ने अनंत से कह दी। अब तो रही सही जान भी अनंत की जाती रही। सुर्ख लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी तारा। अभी एक ही महीने पहले कही अपनी बात अनंत को याद आ गई। अच्छा लड़का देखकर शादी कर लो। उससे कहे कि ऐसी सज़ा मिलेगी, उसने ऐसा सोचा नहीं था। तारा इन एक महीने में एक बार भी अनंत से नहीं मिली। उसका ना मिलना और उसकी कमी ने ही तो अनंत को प्यार का एहसास करा दिया था। मगर अब शायद कुछ नहीं हो सकता था। अनंत सबसे मिलकर निकल गया। तारा का होने वाला पति नहीं आया था। तारा की होने वाली सास ने कहा, हमारे यहाँ लड़का लड़की देखने नहीं आता। आप चाहें तो हमारे घर आकर मिल सकते हैं और घर भी घूमना हो जाएगा। लड़के वाले काफ़ी अमीर थे। तारा के माता पिता इस बात से खुश थे कि तारा राज करेगी। उन्होंने उनके घर जाकर रवीश से मिलने का सोचा, जो तारा का होने वाला पति है।
तारा के माता पिता तो रबिस के घर को देखकर ही गदगद हुए जा रहे थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर की मालकिन बनने वाली है। रबिस सामान्य रूप रंग का लड़का था। उम्र तारा से थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तारा की माँ को, मगर तारा के पिता ने आंखें दिखा उन्हें चुप रहने का इशारा किया। तारा की माँ का मन थोड़ा खट्टा जरूर हो गया था। आखिर तारा रूप रंग की धनी थी। बड़ी बड़ी आंखें, तीखी सी नाक, गुलाबी से होंठ, छरहरी काया और कमर तक आते उसके लंबे बाल उसे आकर्षक बनाते हैं। रास्ते में जब तारा के पिता अमर जी ने तारा की माँ आशा को समझाया कि रंग रूप पर न पाए, घर बार देखिए, घी के लड्डू टेढ़े भी हों तो भले ही लगते हैं, वो जानते थे तारा उनकी बात का मान रखेगी। वो तो ऐसे भी अभी यंत्रचलित गुड़िया सी हो गई थी, जिसने जैसे कहा बस वही तो कर रही थी। वो नहीं चाहती कि अनंत के विवाह के समय वो यहाँ रहे, क्योंकि वो शायद अपनी आंखों के सामने अनंत को किसी का होता हुआ नहीं देख सकती। उसने सबसे दूरी बना ली थी। पहले वो अनंत के यहाँ जाकर घंटों 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 विभा से बातें करती थी। विभा की कोई बहन नहीं थी। वो भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। दोनों में बहनों सा प्रेम था। कभी कभी विभा ही तारा से मिलने जाया करती थी, मगर वो अनंत की एक भी बात तारा से नहीं करती थी। अनंत ने भी अपने ट्रांसफ़र की अर्जी लगाई हुई थी। उसका भी ट्रांसफ़र उसके शहर में हो गया था। अदम में अभी चेन्नई में जॉब कर रहा था। वो दिल से चाहता था कि अनंत और तारा की शादी हो जाए। उसने कई बार कॉलेज के समय भी अनंत को कहा कि तारा उससे प्यार करती है, क्या उसे इसका एहसास नहीं होता? तब अनंत हंसी में उसकी बात टाल जाता था कि वो सिर्फ उसकी दोस्त है, जिससे उसकी है गलतफहमी ना पाले। ये सुनकर अदम में चुप हो जाता है। एक बार एक एक कर अनंत पुरानी बातों के चलचित्र उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। सिसकियों का शोर शांत हो चुका था। अनंत सो चुका था, बीती यादों को याद करके। अगले दिन तारा की शादी थी। मोहल्ले के लोग बढ़ चढ़कर उसके पिता का हाथ बटाने में लगे हुए थे। सब लोग ये जानते थे कि तारा की शादी बहुत बड़े घर में तय हुई है। सब पैसे की माया है। ये बात तारा के पिता बखूबी समझ रहे थे। रात के 9 बजे बारात पहुंच चुकी थी। अनंत भी जैसे तैसे खुद को समेट वहां पहुंचा, मगर जैसे ही उसने रबिस को देखा उसे बड़ा झटका लगा। रबिस को वो जानता था। रबिस उसके ऑफिस में काम कर रही निवेदिता का पति था। उम्र में तारा से कम 10 वर्ष बड़ा। उसे सदमा सा लगा। तारा के लिए वो जानता था रबिस की इससे पहले भी शादी हुई थी इसके ऑफिस में काम कर रही निवेदिता के साथ, मगर शादी की 1 महीने के बाद ही तलाक हो गया। उसने जल्दी से तारा के पिताजी को ढूंढ कर ये बात बतानी चाहिए। जैसे अनंत तारा के पिताजी के पास पहुंचा, उसने रबिस के बारे में जितनी बातें सुनी थी और उसके पहले विवाह के बारे में एक सांस में सब कह दिया। मगर जब अनंत ने तारा के पिता के चेहरे पर कोई भी परेशानी नहीं देखी, इन बातों को जानकर भी वो नॉर्मल व्यवहार कर रहे थे, तो अनंत कुछ देर तक उनको देखता रहा। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, क्या तारा ये जानती है? तारा के पिता ने हाँ में गर्दन हिला दी और अनंत से कहा, अब इस बात को यहीं ख़त्म करो। रबिस अच्छा लड़का है, अनंत बहुत पैसे वाले हैं, वो लोग, तारा खुश रहेगी। अनंत तारा के पिता के मुंह से ये सब सुनकर वहाँ रुक ही नहीं पाया। वो जल्दी से अपने घर आया और अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। आंसुओं से भरी आंखें लगातार गालों को भिगो रही थी। अनंत बस यही सोच रहा था, उसका एक गलत निर्णय कैसे तारा के जीवन को बर्बादी की कगार पर ले आया है। वो तारा का विवाह रबिस से हो रहा है। उसकी आंखें जानने से पहले एक बार अनंत को देखना चाहती थी। शादी से लेकर विदाई के समय तक उसने अपनी झुकी पलकों को कई बार उठाकर अनंत को भीड़ में ढूंढना चाहा, मगर वो तो वहाँ था ही नहीं। विदाई के आखिरी समय में जब तारा गाड़ी में बैठने लगी, अनायास ही उसकी नज़रें अनंत की छत की तरफ उठ गई। वहाँ अनंत को खड़े देखकर तारा ने उसे कुछ पल को देखा, फिर गाड़ी में बैठ गई। अनंत के लिए वो पल थम सा गया था। तारा शादी के लाल जोड़े में बेइंतहा खूबसूरत जो लग रही थी। आज तारा की विदाई हुई 20 दिन हो चुके थे, मगर फेरे के लिए वो नहीं आई थी। तारा की माँ उसे देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। अनंत की भाभी आभा भी आज तारा के माता पिता से मिलने आई थी। बातों बातों में
आभा ने कहा, चाची जी, तारा पगफेरों के लिए नहीं आई, मैंने उसे फ़ोन भी किया था। सिर्फ हाँ ना में जवाब दी, उसने फ़ोन रख दिया। सब ठीक तो है ना? तारा की माँ ने कहा, पता नहीं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो हमसे भी ढंग से बात नहीं करती, बुझी बुझी सी रहती हैं उसके ससुराल वालों से। रस्म के लिए कहा तो कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों बाद मैं और तारा के बाबूजी ही मिलने चले जाएंगे। इतने अमीर लोग हैं, शायद यहाँ बार बार आना उन्हें पसंद ना हो। आभा अपने घर तो आ गई, मगर उसे तारा की बहुत चिंता हो रही थी। मगर उसने अनंत के सामने या बाकी घर वालों के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया। कुछ दिनों बाद तारा के माता पिता उसके ससुराल उससे मिलने पहुँचे। उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। तारा के माता पिता के पैरों के नीचे से लगा जमीन खिसक गई। अब उन्हें समझ आ रहा था क्यों तारा की सास उन्हें दरवाजे से ये कह लौटा रही थी कि तारा और रविश बाहर घूमने गए हैं। वो तो तारा ने अपने माता पिता की आवाज़ सुनकर उन्हें रोक लिया। तारा की माँ के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अपनी बच्ची की दुर्गति को देखकर जैसे तैसे वो तारा को ज़बरदस्ती अपने घर ले आई। तारा को बहुत सी चोट लगी थी। तारा ने अपने माता पिता को रोते रोते अपनी आप बीती बताई कि रबिश को नशा करने की आदत है। वो बहुत शराब पीता है और फिर उसके साथ मार पीट करता है। घर में कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। अगली सुबह तारा के ससुराल से फ़ोन आता है कि कल आप लोग तारा को यहाँ ले गए। रबिश इतने गुस्से में यहाँ से निकला, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत नाजुक है, आप लोग जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुँचे। तारा को समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके जीवन के साथ क्या हो रहा है। रबिश से भले ही उसे प्रेम ना हो, मगर वो उसका पति था। तारा और तारा के माता पिता बदहवास से घर से बाहर निकले। अनंत भी अपने ऑफिस के लिए अपनी कार लेकर बाहर निकल रहा था। उसने जैसे ही तारा को देखा, उसे एक झटका सा लगा। तारा के चेहरे पर चोट के निशान से चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी थी। अनंत ने जल्दी से अपनी कार तारा के घर के सामने रोकी। अंकल, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अनंत जैसे ही अपनी गाड़ी से निकलते हुए ये पूछता है। तारा के पिता रोने लगते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अनंत। मैंने अपने हाथों अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये बोल तारा के पिता अनंत के गले लग कर रो पड़े। अनंत ने जैसे तैसे उन्हें शांत करवाया और पूछा, आप लोग जा कहाँ रहे हैं? तो तारा की माँ ने कहा, रबिश का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत नाजुक है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अनंत ने एक नज़र तारा को देखा। उसकी आंखें भरी थी। आंखों पर चोट के निशान ने अपना घेरा बना लिया था। एक पल को अनंत को लगा तारा वो चमकता तारा नहीं रही, वो टूट चुकी है। अनंत ने सबको अपने साथ हॉस्पिटल चलने को कहा। सब जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, रविश की माँ ने एक तमाचा तारा के चेहरे पर लगा दिया। तारा लड़खड़ा कर गिर पड़ी। अनंत और तारा के माता पिता एक साथ चिल्ला पड़े। तारा के माता पिता चिल्लाते हुए रविश की माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, ये क्या बेहुदा हरकत की आपने? हमने अपनी बेटी आपके घर मार खाने के लिए नहीं भेजी। अगर अभी हम पुलिस कंप्लेन कर दें तो आपका पूरा परिवार अभी के अभी जेल के अंदर होगा। गुस्से में तारा के पिता ने कहा। तारा की माँ ने जल्दी से तारा को बगल की बेंच पर बैठा दिया जो रविश के वार्ड के सामने लगा था। अनंत तब तक पानी की बोतल ले आया था। रविश की माँ गुस्से से तारा के पिता को कहती, आज मेरी बेटी की जो हालत है उसकी जिम्मेदार आप और आपकी बेटी हैं। आज मेरा बेटा मौत के निकट खड़ा है। कल आप तारा को नहीं ले गए होते तो रविश गुस्से में घर से नहीं गया होता। तभी अचानक रविश की माँ की बात को काटते हुए अनंत कहता है, रविश की ये हालत उसकी हद से ज़्यादा शराब पीकर गाड़ी चलाने से हुई। नशे की हालत में उसका एक्सीडेंट हुआ है। आप सारा दोष इन लोगों के मत्थे मढ़कर अपनी गलती नहीं छुपा सकती, समझ गई आप? अब रविश की माँ एक कोने में चुपचाप खड़ी हो गई। उन्होंने डॉक्टर को पैसे देकर शराब पीकर गाड़ी चलाने की बात दबाने को कोशिश की थी, मगर डॉक्टर अनंत की भाभी का दूर का रिश्तेदार था। उसने ये बात अनंत को बता दी कि एक्सीडेंट के वक्त रविश ने बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पी हुई थी। तारा अपनी माँ के गले लग अब तक सुबक रही थी। अनंत को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो छोटी मोटी बातों पर इतना चीखती चिल्लाती थी, आज उसके साथ इतना कुछ गलत हो रहा है। वो इन सब चीज़ों पर भी आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? तारा के गाल पर
थप्पड़ के निशान पड़ चुके थे। अनंत की मुट्ठियाँ गुस्से में कस गई। अचानक रबिश के वार्ड के बाहर डॉक्टर आते हैं। उन्होंने बताया कि रबिश के सिर पर गहरी चोट लगी थी। बहुत कोशिश के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। रबिश की माँ वहीं चीख पुकार करने लगी। तारा शून्य को ताक रही थी। आखिर 1 महीने की शादी में उसने दुनिया जहाँ की गम देख ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रबिश जैसे निर्दयी व्यक्ति से पीछा छुड़ाने पर खुशी मनाए या अब एक विधवा होने का दुख मनाए। रो 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 तारा के माता पिता भी रहे थे और उस समय को कोस रहे थे जब उन्होंने रबिश की शादी तारा से की थी। अनंत बस तारा को देखे जा रहा था। उसे आज बहुत पछतावा हो रहा था। कैसे उसके एक निर्णय ने तारा के जीवन को बर्बाद कर दिया। तारा ना तो रो रही थी, ना उसके मुंह से कोई शब्द निकल रहे थे। तारा की सास ने समाज की दुहाई दी और तारा को अपने साथ ले गई। तारा के माता पिता और अनंत भी उसके साथ तारा के ससुराल गए थे। तारा के ससुराल में कोहराम मचा हुआ था। गांव से रबिश की चाचा चाची और उनका बेटा भी आया था जिसका नाम उदय था। मक्कारी उसके चेहरे पर ही दिख रही थी। उदय बार बार तारा को अजीब नज़रों से देख रहा था। ये बात अनंत ने नोटिस कर ली, मगर वो घर के माहौल को देखकर कुछ नहीं कर सकता था। रबिश की अंतिम विदाई भी हो चुकी थी। दबी जुबान में सब तारा के लिए तरह तरह के अपशब्द इस्तेमाल कर रहे थे। ये सब सुनना तारा के माता पिता के साथ अनंत के लिए भी बहुत कठिन था, मगर कुछ लोगों की घटिया सोच को बदला नहीं सकते। तारा के माता पिता ने उसे अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई तो तारा की सास ने उन्हें समाज की दुहाई दे दी। तारा की चाची सास भी व्यंग्यवाड़ छोड़ने में कहाँ पीछे थी। तो तारा के माता पिता ने सोचा एक बार ये सब खत्म हो जाए तो वो तारा को यहाँ से हमेशा के लिए ले जाएंगे, और यही सोचकर वो अपने घर लौट आई। अनंत भी अब घर आकर रबिश की मौत की जानकारी दे दिया। घर में सभी बहुत दुखी हुए। जब घर में आकर तारा के साथ हुए दुर्व्यवहार की जानकारी दी तो सभी का गुस्सा तारा के ससुराल वालों के लिए फूट पड़ा। अपने सामने बड़ी होती बच्ची के साथ ऐसा सुनकर अनंत के माता पिता का मन द्रवित हो उठा था। तो तभी अनंत की मम्मी ने अनंत को रोकते हुए कहा, सुन अनंत, शादी की डेट जो अगले महीने की थी ना, उसे बढ़ाना होगा। आयशा की दादी का निधन हो गया है। अगले 1 साल तक अभी विवाह नहीं हो सकता। उनके यहाँ ये नियम है, शुभ कार्य नहीं कर सकती। अनंत ने सोचा क्यों ना अभी ही आयशा से शादी के लिए मना कर दूँ। फिर अभी के हालात देखकर उसने मन बदल लिया, क्योंकि आज का दिन ही उसका कुछ ऐसा बीता था। ये सोचकर वो अपने कमरे में आ गया। वो बिस्तर पर आंखें बंद कर थोड़ी देर लेटा ही था कि उसके सामने तारा का आंसुओं से भरा चेहरा आ गया। जब तारा की सास ने उसे हॉस्पिटल में मारा था, वक्त का काम है, बीतना सो बीत रहा था। रवीश को भी गए हुए 15 दिन हो गए थे। इस बीच अनंत की भाभी तारा से जो भी बातें होती वो अक्सर खाने की टेबल पर सबसे साझा करती थी। वो तारा के बारे में हमेशा यही बोलती, अब वो हमारी पहले वाली तारा नहीं रहेगी, वो जिसका मुंह एक घड़ी बंद ही नहीं रहता था। उसके मुंह से अब एक शब्द नहीं निकलते। ये सब सुनकर अनंत को चैन तो नहीं मिल रहा था। तारा के चेहरे को याद कर अपनी गलतियों की गिल्ट से वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। उसकी भाभी आभा भी अब पहले की तरह उससे बातें नहीं करती थी। जब भी अनंत की नज़रें तारा के घर की तरफ उठती, एक कसक सी उठती थी उसके दिल में। वो क्या करे जो उसे सुकून दे, वो समझ नहीं पा रहा था। तारा अब भी अपने ससुराल में ही थी। सुबह जब अनंत ऑफिस के लिए निकल रहा था, तारा के पिताजी ने उसे शाम को घर आने को कहा। अनंत का दिल एक पल के लिए कुछ बुरा होने वाला है सोचकर बहुत तेज़ी से धड़का। अनंत ने तुरंत कहा, अभी समय है, ऑफिस में अंदर चलकर बात करते हैं। चाची जी से भी बहुत दिनों से मिला नहीं, मिलना हो जाएगा। अनंत जानता है शाम तक इंतज़ार कर पाना उसके लिए संभव नहीं है। तारा के पिताजी उसे अपने साथ अंदर ले आए। दोनों सोफे पर आकर बैठ गए। तारा के पिताजी ने कहा, तुम्हें बताना है कि तारा की सास ने उसकी दूसरी शादी कराने का सोचा है। अनंत ने आश्चर्य से कहा, क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं चाचा जी? अनंत अभी भी जैसे सदमे में था। उसने अपने गले से टाई ढीली की और
दोनों हाथों से अपने बालों को समेटा, या यूँ कहें कि अगर तारा के पिता सामने ना होते तो शायद अनंत ने अपने सर के बाल ही नोच लिए होते। उसे तारा की शादी का सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था, और जब तारा के पिताजी ने उसे कहा कि वो लोग उदय से उसकी शादी करवाना चाहते हैं क्योंकि अधिकतर संपत्ति रबिस के नाम थी, तो अब तारा की हो चुकी है, वो लोग आसानी से उसे नहीं छोड़ेंगे। और फिर अभी तारा की उम्र ही क्या है, उसका जीवन भी संवर जाएगा। तारा के पिताजी ने अपने तर्क दिए। आप एक बार उसका जीवन संवार कर देख चुके हैं चाचा जी, बर्बादी के सिवा क्या हासिल हुआ आपको? अनंत ने तैस में कहा। उसकी आवाज़ में कड़वाहट घुली थी, जिसे तारा के पिता ने बखूबी महसूस किया। वो अब क्या करते हैं? अनंत, कोई भी लड़का एक विधवा से शादी नहीं करेगा, ये भी तो सोचो। तारा की सास का भी कहना गलत नहीं है, घर की इज्जत घर में रह जाएगी और तारा के आगे का जीवन भी तो सोचना है ना। अब अनंत के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। उसने गुस्से में कहा, क्या जीवन का सोचना है आपको चाचा जी? ये जानते हुए रबीस तलाकशुदा आदमी था, बिना आपने उसके बारे में पता किए उसकी शादी उससे करवा दी। तारा ने आपके फैसले के आगे सर झुका लिया, तो क्या आपका फर्ज नहीं था कि आखिर आप जिसका हाथ अपनी बेटी को दे रहे हैं वो उसके लायक है भी या नहीं? सिर्फ दौलत की चकाचौंध देखकर जीवन नहीं जिया जा सकता चाचा जी। जीवन की वास्तविक खुशी पैसा नहीं देता, प्रेम देता है। उस घर में तारा की इतनी दुर्दशा होने के बावजूद आप फिर से उसी आग में ढकेल रहे हैं उसे। तारा की माँ भी अनंत की बातों का समर्थन करती हैं। कुछ सोचकर तारा की माँ अनंत से कहती हैं, बेटा तू मेरे साथ तारा को उसके ससुराल से लाने चलेगा तो मुझे बल मिलेगा। अनंत कहता है, क्यों नहीं चाची जी, हम अभी चलते हैं उसे वहाँ से लाने के लिए। तारा की माँ जल्दी से अनंत के साथ निकल जाती हैं। तारा के पिता अपने सर पर हाथ रखे वहीं बैठे हुए थे। अनंत और तारा की माँ जब तारा के ससुराल पहुँचते हैं तो वहाँ काम करने वाले व्यक्ति उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे, ये कहकर कि अभी घर पर कोई भी नहीं है। तभी अचानक अनंत की नज़र दूसरी मंजिल की खिड़की पर पड़ती है। उसे खिड़की के कांच पर तारा का अक्स नज़र आता है। वो अचानक उस व्यक्ति को धक्का देकर अंदर की ओर तेज़ी से दौड़ता है। तारा की माँ अभी भी असमझ की स्थिति में वहीं खड़ी रहती हैं। वो व्यक्ति भी अचानक ऐसे होने से सकदम सा हो जाता है। फिर वो भी तेज़ी से अंदर की ओर दौड़ता है। उसे दौड़ता देख तारा की माँ भी उसके पीछे दौड़ती हैं। अनंत तेज़ी से सीढ़ियों की ओर भागता है, ऊपर की ओर जाता है। एक कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो तारा की आवाज़ होती है। कुछ अप्रिय होने का सोच एक पल अनंत की सांसें रुक सी जाती है। तब तक तारा की माँ और वो व्यक्ति भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। अनंत उस व्यक्ति को जलती निगाहों से देखता है और दरवाज़ा पीटने लगता है। तारा की एक घुट्टी से चीख उसके कानों में आती है। वो झट से दरवाजे को ज़ोर से धक्का देने लगता है। अचानक झटके से दरवाज़ा खुलता है तो अनंत और तारा की माँ अंदर आती हैं। कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त था। तारा का देवर उदय सर पकड़े बैठा था। उसके सर से खून निकल रहा था। तारा के कपड़े कहीं कहीं से फटे हुए थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। चेहरे पर चोट के निशान थे। तारा की सफ़ेद साड़ी पर खून के निशान थे। ये शायद उदय को मारते हुए उसके ऊपर पड़ गए थे। तारा की माँ दौड़कर तारा को गले लगा लेती हैं। अनंत जल्दी से पुलिस को फ़ोन करता है। तारा अपनी माँ के गले लग फपक कर रो पड़ती है और चीखती है। वो चिल्ला कर कहती है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ माँ, मैं कमज़ोर नहीं। बिना गलती के इन्होंने मुझे मारा, मैंने मार खाई माँ, बहुत मारा माँ, बहुत मारा। खाना नहीं देते थे माँ, भूखे रखते थे। वो फिर एक बार अपने माँ के गले ही चीख पड़ती है, मगर आज इसने अति ही कर दी माँ। इसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, ये नहीं सह सकती। इस जैसे जानवर को मार कर अगर मैं जेल भी चली जाऊँ तो गम नहीं। आज इसने अति कर दी माँ। अति का अंत होना आवश्यक होता है माँ। आज उस अति का अंत करती हूँ मैं। इन्होंने क्या सोचा माँ, पहले दिन से इनकी मार खाती आ रही हूँ, उलाहना सहती आ रही हूँ, तो आज भी सह जाऊँगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैंने अपने आप को इस जानवर से बचा लिया माँ, बचा लिया। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तारा नाम है मेरा। तो इन्होंने क्या सोचा, तारे की तरह टूट जाऊँ और ये मुझे देख खुशियाँ मनाएं? अनंत आज तारा के इस रूप को देखकर खुश हो रहा था।
उसे लगा उसकी पुरानी दोस्त वापस आ गई है। तारा ने एक नज़र पीतल के पड़े फूलदान को देखा जो ज़मीन पर पड़ा था। उसमें उदय के सिर का खून लगा था। उदय तो सर पकड़े अधमरा सा धरती पर पड़ा था। पुलिस भी आ चुकी थी। अनंत ने उन्हें सारी बात बता दी। वो उदय को अपने साथ लेकर चले गए और तारा और अनंत को आगे की प्रक्रिया के लिए पुलिस स्टेशन आने को बोला। सारी प्रक्रिया होने के बाद तारा, उसकी माँ और अनंत वापस घर आ गए। सारे रास्ते अनंत की नज़रें तारा को छुपती नज़रों से देख रही थी। उसकी आंखों की छाई उदासी उसके सीने में सोल की तरह चुभ रही थी। घर पहुंचकर जब तारा के पिताजी ने उसके कपड़ों पर खून के निशान देखे, वो बहुत घबरा गई। तारा की माँ ने उन्हें शांत होकर सारी बातें बताई। अनंत उनको बात करता देख अपने घर निकल गया। घर आकर उसने सारी बात बता दी। तारा के बारे में सुनकर घर के लोगों को बहुत अफसोस हुआ। अनंत की भाभी फूट फूट कर रोने लगी और तारा से मिलने का बोल तारा के यहाँ चली गई। तारा अपने रूम की चीज़ों को देख रही थी। उसने यही सोचा था कि शादी होने के बाद उसे इस तरह यहाँ वापस आना होगा। वो बिस्तर पर पेट के बल लेट कर तकिए में मुँह छुपाए रोए जा रही थी। तभी उसके कमरे में आभा आती हैं। आभा उसे उठाकर गले लगा लेती हैं, उसके बालों को सहलाकर शांत कराती हैं और उसे समझाती हैं। उसे समझाकर अनंत की भाभी आभा वापस घर आ जाती हैं। वक्त तो अपने हिसाब से चलता है। उदय को सज़ा मिल चुकी थी। उसके घर वालों ने तारा और तारा के परिवार के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, मगर तारा अपने फैसले पर अड़िग रही। आखिर 8 महीने के बाद फैसला आया और उदय को सज़ा मिल ही गई। मगर अब तारा पहले की तरह हंसने बोलने वाली तारा नहीं रह गई। अनंत कई बार उसके घर उससे मिलने जाया करता था कि वो कुछ तो बोलेगी, उससे शिकायत करेगी, लड़ेगी या अपना दुख ही बता देगी, मगर तारा सिर्फ पलकें गिराए उसके सामने बैठी रहती। हल्के रंग के सलवार कमीज में चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया होता था तारा ने, जिस काजल के बिना अनंत ने कभी तारा की आंखें देखी नहीं थी। आज वहाँ सिर्फ काजल न लगाने का सोनापन नहीं था, बल्कि उन आँखों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अनंत अक्सर अपने घर की छत से तारा के घर की ओर देखता रहता। एक दिन शाम को तारा अपने घर की छत पर एक कोने में सिकुड़ कर बैठी रो रही थी, घुटनों में मुंह छुपाए। अनंत ने जब उसे अपने छत से देखा, वो समझ गया तारा अपने मम्मी पापा से छुपकर यहाँ रोती है। उसके सीने में सिर्फ अजीब सा दर्द हुआ। वो सिर झुकाए अपने दोनों हाथों से बालों पर अपनी उंगलियां कसने लगा। कब आंसू की बूंद उसकी आंखों से लगातार गिरने लगी, उसे पता नहीं चला। वो अचानक से पीछे मुड़ता है तो देखता है उसकी माँ उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ी थी। अनंत की माँ उससे कहती है, बहुत प्यार करता है ना उसे। अनंत अपनी भरी आंखों से अपनी माँ की ओर देखता है और हाँ में गर्दन हिला देता है और तेजी से छत से उतरकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। अनंत की माँ कुछ देर तारा की छत की ओर देखती हैं। एक नज़र वो तारा को देख कर नीचे आ जाती हैं। वो अनंत के कमरे की ओर बढ़ती हैं। अंदर आकर अनंत से पूछती हैं, जो खिड़की की ओर मुँह करके बाहर बच्चों को खेलते देख रहा था। अनंत की माँ उसे आवाज़ देती हैं, अनंत। अनंत तेज़ी से अपनी माँ की आवाज़ सुनकर पीछे की ओर मुड़ता है। माँ, क्या हुआ? अनंत की माँ उसके बिस्तर पर बैठ जाती हैं और इशारे से अपने पास बुलाती हैं। अनंत उनके पास आकर बैठता है। अनंत की माँ उसके सर को अपनी गोद में रख लेती हैं और अनंत लेट जाता है। उसकी माँ उसके बालों को सहला रही थी और धीरे धीरे उन्होंने उससे तारा के बारे में पूछना शुरू किया। उस रात जब अनंत और उसकी भाभी के बीच संगीत की दिन बात हो रही थी तो कमरे के बाहर से उन्होंने बातें सुन ली थी, मगर उन लोगों पर जाहिर नहीं की थी क्योंकि तारा का विवाह हो रहा था। वो कुछ भी करके उसका तमाशा बनने नहीं देना चाहती थी। अनंत तारा के प्रपोज़ करने से लेकर उसके घर उसको प्रपोज़ करने जाने की सारी बातें अपनी माँ को बता देता है। अनंत की माँ अनंत से पूछती हैं, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? अनंत तेजी से अपनी माँ की गोद से सर उठाकर अपनी माँ को देखता है और सर झुकाकर कहता है, माँ, अब मैं तारा के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। मैं अपने जीवन में किसी को लाकर उसके साथ धोखा और उसका जीवन नहीं बर्बाद कर सकता। मैं अब शादी नहीं करूँगा माँ। अनंत की माँ उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम कर कहती हैं, तारा से भी नहीं। अनंत आश्चर्य और खुशी मिश्रित भाव से
अपनी माँ की ओर देख रहा उसकी आंखें छलक आई। कहाँ वो सोच रहा था उसकी माँ तारा से विवाह की अनुमति कभी नहीं देंगी, और अब जब तारा के साथ इतना कुछ हो गया है तब भी उसकी माँ तारा को अपने जीवन में लाना चाहती हैं। कई बार बच्चे यही गलती करते हैं। एक बार विश्वास से माता पिता को अपने मन की बात बताकर तो देखनी चाहिए। फैसले उनके ऊपर छोड़ने की हिम्मत रखनी चाहिए। बिना बताए किए ही परिणाम की सोच कर क्या से क्या कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा कितने लोगों को भुगतना पड़ता है। अनंत अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछकर अपनी माँ से कहता है, मगर तारा तैयार होगी क्या? मुझे नहीं लगता कि अब वो तैयार होगी। उसका स्वभाव तुम जानती हो माँ, वो हर बात दिल पर ले लेती है। वो कभी तैयार नहीं होगी। जब मैंने उसे मना किया था उसके बाद वो मुझसे मिलती नहीं थी, ना ही मेरी तरफ नज़र उठाकर आज तक देखती है। इसकी चिंता तू मत कर। मैं आज ही भाई साहब और बहन जी को बुलाकर तेरे रिश्ते की बात करती हूँ। आज 1 साल होने को आए, मैंने तुझे खुलकर मुस्कुराते नहीं देखा। और तारा, उसने तो खामोशी की चादर ओढ़ ली। दिल दुखता है उसे देखकर। बचपन में अपनी गोद में खिलाया है उसे। मेरे दोनों बच्चे साथ खुश रहें, अब बस यही दुआ है। अगले दिन तारा के माता पिता से मिलकर तारा और अनंत का विवाह तय हो जाता है। घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तारा को अभी इस बात की जानकारी नहीं थी। आभा के कहने पर अनंत तारा से मिलने जाता है। तारा सोफे पर बैठी हुई थी। अनंत उसके सामने नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर अनंत तारा से कहता है, तारा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तारा आंखों में आंसू लिए अनंत को देख रही होती है और कहती है, ऐसा कुछ मत कहना अनंत, जिसका अब कोई अर्थ ना रह गया हो मेरे जीवन में। अनंत तारा के हाथों को पकड़े ही कहता है, मेरा जीवन तो तुमसे है तारा, तो मेरा कहाँ निरर्थक कैसे हो सकता है? जानता हूँ कहने में देर हुई है मुझसे, मगर मैं तुम्हारे बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकता। जब तुम्हारी शादी के लिए लड़के वाले देखने आए तो ना उसी दिन कहने आया था तुमसे अपने दिल की बात, मगर वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल चुका था। और जब भगवान ने मुझे ये मौका दिया है तो मैं इस बार नहीं चूक सकता। और अगर मेरे लिए प्यार तुम्हारे मन में ख़त्म हो चुका है तो मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तारा शांत होकर उसकी बातें सुन रही थी। अचानक वो फपक कर रो पड़ती है और कहती है, अब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। मैं एक विधवा हूँ। जो वक्त रेत की तरह तुम्हारे हाथ से फिसल गया है ना, उस वक्त की फिसलन में मैं हर रोज़ गर्त में गिरती जा रही हूँ। और मैं इसमें तुम्हें घसीटना नहीं चाहती, तो अच्छी लड़कियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर, मैं हाथ जोड़ती हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझ पर दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तारा लगभग चीखते हुए कहती है, उस दिन मैंने तुमसे कहा था, जब तुमने मेरे प्यार को आकर्षण का नाम दिया था, आज मैं तुम्हारे प्यार को एक विधवा पर दया का नाम देती हूँ। मुझ पर दया दिखाकर अपना जीवन मत बर्बाद करो। अब मैं तुमसे प्यार नहीं कहती, समझे तुम? नहीं है मुझे तुमसे प्यार। इतना बोलकर तारा वहाँ से दौड़ते हुए अपने कमरे में चली जाती है और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और बे आवाज़ रोने लगती है। दुपट्टे को मुंह में भरकर रोने के बावजूद ना उसके आंसू रुक रहे थे, ना सिसकियाँ। अनंत अभी भी जड़वत वहीं सोफे के पास पड़ा था। उसने नहीं सोचा था तारा ऐसा सोच रही है। वो तेज़ी से उसके कमरे की ओर जाता है, फिर क्या सोचकर अंदर न जाकर वो अपनी बाइक से निकल जाता है। यहाँ सभी घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब काफ़ी समय बीत जाता है तो तारा के माता पिता अपने घर चले जाते हैं। वहाँ अनंत को न देखकर वो तारा से पूछते हैं, अनंत कहाँ है तारा? तारा जो किचन में चाय चढ़ा रही थी, उसने झुकी नज़रों से कहा, वो तो काफ़ी समय पहले ही यहाँ से निकल गया। तारा के माता पिता ने उससे कुछ नहीं पूछा। अब रात होने को आई थी। अनंत अभी तक अपने घर नहीं पहुँचा था। अब घर वालों को उसकी चिंता होने लगी। उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा था। तारा के माता पिता भी अनंत के घर पहुंच चुके थे। तारा भी उनके साथ ही गई थी। रात के 11 बज चुके थे। सब अब पुलिस के पास जाने का सोच रहे थे। तारा का दिल बहुत घबरा रहा था। उसे बेचैनी सी होने लगी। वो मन में बस अनंत की सलामती की दुआ मांग रही थी। तभी अचानक अनंत की भाभी आभा के भाई का फ़ोन आता है, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर है। वो बताता है कि अनंत का एक्सीडेंट हो गया है। वो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी नाइट शिफ्ट थी तो उसे अभी
पता चला, नर्स से पूछने पर पता चला कि अनंत का फ़ोन भी नहीं मिला था, तो फैमिली को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। वो अभी बेहोश है मगर खतरे से बाहर है। आभा भरी आंखों से घर वालों को अनंत के बारे में बताती हैं। सब लोग अभिचिंतित हो जाते हैं। अचानक क्या से क्या हो गया। सब लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। तारा भी सबके साथ जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर सब अनंत की वार्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें आभा का भाई मिल जाता है। ये वही डॉक्टर होते हैं जो रबिश के समय उसकी शराब पीकर गाड़ी चलाने की बात कही थी। हॉस्पिटल देखकर तारा को पुरानी यादें आने लगी। वो अचानक से ठिठक जाती है। आभा के भाई अनंत के परिवार के साथ ही थे। वो उन लोगों को बताते हैं कि कुछ देर में अनंत को होश आ जाएगा। उसे सर में चोट लगी है और हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। थोड़ी देर बाद अनंत को होश आ जाता है। तारा के माता पिता के सहित अनंत का परिवार उसके कमरे में मौजूद था। सब उससे पूछते हैं, ये सब कैसे हो गया। अनंत कहता है, गलती मेरी ही थी, बेध्यानी में गलती से हो गया। और वो सबके बीच तारा को ढूंढने लगा। तारा कमरे के बाहर बैठी बेचैनी से वक्त गुजार रही थी। उसका अनंत का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंदर अंदर अनंत की भाभी उसे छेड़ रही थी। ऐसे घोड़ी चढ़ेंगे आप भैया? अनंत मायूस होकर कहता है, तारा मुझसे शादी नहीं करना चाहती भाभी। वो कहती है, उसे मुझसे प्यार नहीं है। वो कहती है, वक्त बीत चुका था जब उसे मुझसे मोहब्बत थी। आभा अनंत के पास आकर कहती है, ऐसे कैसे? आपसे प्यार नहीं करती भैया। मैंने देखा है आपके एक्सीडेंट का सुनकर कितनी बेचैन हो गई थी। वो लाख अपना प्यार और आंसू छिपाने की कोशिश करें मगर अब सब जानते हैं वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। रुकिए, मैं अभी साबित करती हूँ। वो सारे परिवार वालों को कहती हैं, आप लोग मेरा साथ देना बस। सब घर वाले अपनी सहमति जता देते हैं। अनंत अपनी आंखें बंद किए लेटा हुआ था। अचानक तारा दौड़ते हुए अनंत के कमरे में आती है। पीछे से मुस्कुराती हुई आभा अंदर आती है और सबको चुप रहने का इशारा करती है। तारा अनंत के हाथों को पकड़कर कहती है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते अनंत। दूर से ही सही, तुम्हें देखकर मैं खुश थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अनंत, बहुत प्यार करती हूँ। अनंत अब भी आंखें बंद किए लेटा हुआ था। तारा सर झुकाई बेतहासा रोए जा रही थी। तारा के प्यार का इजहार सुन सभी घर वाले मुस्कुरा उठे और धीरे धीरे अनंत के कमरे से बाहर आ गए। अचानक तारा को अपने हाथों के कसने का एहसास हुआ, जिसे अनंत ने अपने हाथों से कस लिया था। अनंत अपनी आंखें खोलकर तारा को देखता है और कहता है, तारा। तारा खुशी से अनंत के गले लग जाती है और कहती है, तुम ठीक हो अनंत? भाभी ने कहा तुम हम लोगों को अकेला छोड़कर चले गए। आंसुओं के चलते तारा का गला भर गया। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अनंत मुस्कुरा के तारा को देखता है और कहता है, ये सब तुमसे प्यार का इकरार कराने का उपाय था भाभी ने, जिसमें घर के सब लोग साथ थे। तारा आश्चर्य से कहती है, घर के लोग? अनंत तारा को अपने और उसकी शादी की बात बताता है। तारा अनंत से कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैं विधवा हूँ अनंत। अनंत तारा से कहता है, तुम विधवा नहीं तारा, तुम तारा हो। वो तारा जिससे मेरी शादी होने वाली है, जिसे मेरे घर वालों ने इज्जत से स्वीकार किया है। ये बातें सुनकर इस बात तारा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगले दिन अनंत को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। 2 महीने बाद तारा और अनंत की शादी की तारीख निकली थी। मोहल्ले में जहाँ कुछ लोग इस बात से खुश थे तो कुछ बातें बना रहे थे। अनंत तारा से कहता है, हम अकेले सबको तो खुश नहीं कर सकते ना, मगर खुद को और अपने परिवार के लोगों को तो कर सकते हैं। आज तारा और अनंत के संगीत का फंक्शन है। आज एक बार फिर तारा के लिए अनंत गाना गा रहा होता है, मगर इस बार भावनाएं अलग हैं। चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल, बिजली, तितली, जुगनू, कोई नहीं है ऐसा, तेरा हुस्न है जैसा। सब मंत्रमुग्ध होकर अनंत का गाना सुन रहे थे। आज तारा और अनंत के लिए अदम्य भी बहुत खुश था। आखिर उसके दोनों बेहद खास दोस्तों की शादी जो हो रही थी। अगले दिन बड़े धूमधाम से तारा और अनंत का विवाह संपन्न हुआ। तारा के पिता अपनी पिछली गतिविधियों के लिए अनंत और तारा से माफ़ी मांग रहे थे। दोनों उनके गले लगते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। सवेरा होने से पहले विदाई भी हो जाती है।
तारा के ससुराल में उसका स्वागत भव्य तरीके से होता है। आभा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये सोच के कि अब वो और तारा हमेशा साथ रहेंगी बहनों की तरह। रात को तारा को अनंत के कमरे में पहुंचा दिया जाता है। कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। एकाएक उसे रवीस की यहाँ की याद आ जाती है। कैसे वो जब रवीस के कमरे में थी और रवीस ने बेहद शराब पी रखी थी। उसी रात उसने उसे बेइंतहा मारा था, कभी बेल्ट से, कभी थप्पड़ों से, और मारने के बाद जब उसका जी भर गया तो रवीस बिस्तर पर सो गया था और ज़मीन पर बैठी तारा रात भर सिसकती रही। अचानक दरवाज़ा खोल आनंद अंदर आया तो उसने देखा तारा का चेहरा पसीने से भरा हुआ है। वो काँप रही थी। अनंत जल्दी से उसे बिस्तर पर बैठाकर पानी अपने हाथों से पिलाता है। तारा अनंत के गले लग सिसक पड़ती है। वो उसे बताती है कैसे शादी की पहली ही रात रवीस ने उसे बहुत मारा था, वो भी इसलिए क्योंकि वो विदाई के बाद गाड़ी में सो गई थी। तारा रोते रोते कहती है उसने उसे पत्नी का स्थान तक नहीं दिया था अपने जीवन में, बस अक्सर उसे मारा करता था जैसे वो कोई सनकी आदमी था। अनंत तारा के सिर को सहलाकर शांत करा रहा था। उसकी तकलीफ़ सुन उसे रवीस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर भगवान ने उसे उसकी सज़ा पहले ही दे दी थी। ये बात अनंत तारा को समझाता है। तारा भी अब शांत हो चुकी थी। तारा को जब ये भान होता है वो कब से अनंत के गले लगी हुई है। शर्म और झिझक से वो पीछे होने की कोशिश करती है, मगर अनंत उसे पीछे होने नहीं देता। अनंत तारा के कान के पास आकर कहता है अब तुम मेरी हो। अनंत तारा अब एक साथ हैं, हमेशा हमेशा साथ रहेंगे, साथ चमकेंगी। अब ये तारा कभी नहीं टूटेगी। अब इसे अनंत काल तक अनंत का साथ जो मिल गया है। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलती हूँ अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।